हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत हम 3 क्लासों को कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली क्लास पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा था, संविधान का निर्माण देखा था। दूसरी क्लास हमने संघ क्षेत्र के अंतर्गत देखी थी। तीसरी क्लास को हमने मौलिक अधिकार और नागरिकता से संबंधित देखा था। और आज की क्लास हमारी डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की आज हम बात करेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करने से पहले देखिएगा, आपको बताते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिकों को देखा था। यानी कि सबसे पहली क्लास हमारी इन 3 टॉपिकों पर बेस्ड थी। दूसरी क्लास को हमने इन टॉपिकों की बात की थी दूसरी क्लास पर, और तीसरी क्लास पर हमने इन टॉपिकों की बात की थी। और आज की हमारी चौथी क्लास जो है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हमने बात की है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कैसे कैसे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। उसके बाद हम यहाँ से मूल कर्तव्य की बात करेंगे, संविधान संशोधन की बात किएंगे, संविधान की मूल संरचना की बात करेंगे। ठीक है, तो और भी हमारे उसके बाद में हमने आपको बताया था कि कंप्लीट अगर हम बात करेंगे, ओवरऑल अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो इन सभी के ऊपर जितना भी आपका एक पार्ट और एमसीक्यू का, जिससे भी जितने भी प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं उन सभी को क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे। यानी कि यहाँ से अभी देखिएगा, अभी तो बहुत सारे हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि कभी भी लाइफ में अगर आपके संवैधानिक ढांचे से प्रश्न पूछे जाएं या संविधान से प्रश्न पूछे जाए तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कृपया संयम बना के रखें सभी लोग। और क्लास के पहले हम समझते हैं कि आखिर नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। तो आपको बता दें, भारतीय संविधान में टोटल मिलाकर पहले 22 भाग थे, अब भाग आपके 25 हो गए। और 25 भाग में अगर हम बात करेंगे भाग नंबर 4 की, अगर भाग नंबर हम 4 की बात करेंगे तो भाग नंबर 4 में आपके डीपीएसपी हैं, यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि डीपीएसपी का विवरण दिया गया है। किस भाग में दिया गया है? भाग नंबर 4 में डीपीएसपी का विवरण दिया गया है। और इन्हें हम कहते हैं अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक रखे गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपके रखे गए हैं डीपीएसपी को। यानी कि 36 से लेके 51 तक आपके डीपीएसपी भाग नंबर 4 में रखे गए हैं। और अगर हम बात करें, ठीक है, कि ये जो आपके अनुच्छेद होते हैं 36 से लेके 51 तक की, ये आपके सभी आपको स्टडी करना है। तो बिल्कुल आपको सभी के सभी पार्ट आपको स्टडी करना है। कैसे स्टडी करेंगे ये तो अभी हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो राज्य के नीति निषेध तत्वों को कहाँ से हमने ग्रहण किया? आयरलैंड से हमने ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था? आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड ने भी आपके ग्रहण किया था कहाँ से? स्पेन से। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा कि आयरलैंड ने जो भारत में नीति निषेध तत्वों की अवधारणा व्यक्त की है, वो आयरलैंड ने किस देश से ली थी? तो आयरलैंड ने स्पेन से ली थी। और हमने कहाँ से लिए? हमने आयरलैंड से लिए थे। और आयरलैंड से आपके दो चीजें और ली गई हैं, एक तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और दूसरा अगर हम बात करें तो राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। क्या होगा? राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। यानी कि हमारे भारतीय संविधान हर देश से उधार लिया गया है ज्यादातर। ठीक है, कई देशों से हमने उधार लिया गया संविधान है, और उसके बाद हमने भारत के संविधान को बनाया। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आयरलैंड से आपकी नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व अगर हम इसे बोलें, तो आप कह सकते हैं कि इनसे दो चीजें हमने और ली थी, एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी हमने कहाँ से लिया था? आयरलैंड से ही हमने ग्रहण किया था राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। अब जैसे हमारे राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, तो हमें इतना ही होता है। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। इन बातों को किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कहाँ से हमने ग्रहण किए थे, ये सब बातें आपको आनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा, जैसे आपके 3 प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे राज्य के नीति निषेध तत्व यानी कि डीपीएसपी को 3 प्रकार में बांटा गया था। एक तो आपके समाजवादी में बांटा गया था। ठीक है, समाजवादी में बांटा गया। उसके बाद आपके गांधीवादी में बांटा गया। कुछ आपके गांधीवादी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर कुछ बात करेंगे, कुछ आपके उदार दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से
आपको बांटा गया तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कौन सा डीपीएसपी में शामिल नहीं है। तो डीपीएसपी में जो भी आर्टिकल होते हैं, ठीक है, 36 से लेके 53, 36 से लेके 51 तक जो भी आर्टिकल आपके होते हैं, इन सभी को समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी दर्शन में यानी कि उदार बौद्धिक दर्शन के अंतर्गत सभी को क्या करा गया, विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे इस प्रकार से मैंने प्रश्न भी बनाए हैं कि कौन से अनुच्छेद को किसमें रखा गया है, कैसे रखा जाएगा, ठीक है, इन सभी पर प्रश्न भी हमने आपके लिए बनाए हैं। तो 36 से 51 की ही कहानी है जो हमें पूरी तरीके से पढ़नी होती है, ठीक है। तो 36 से लेके 51 तक की कहानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे, कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो लेकिन 3 पार्टों में बांटा गया, तो एक प्रश्न भी बन सकता है कि किसमें विभाजित नहीं किया गया है, ठीक है। और बनेगा भी आपके आगे प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हो गई, ये सब कहां से ली गई, ये सब आपके आयरलैंड से ही ली गई थी। आयरलैंड ने कहां से लिया था, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था, किसको, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या अगर इनका हनन होता है तो क्या न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो देखिएगा डीपीएसपी हमने आपको बताया था, अगर हम फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, तो अगर हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम शरण ले सकते हैं किसकी, आपके न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। न्यायपालिका के 2 स्तर होते हैं, एक तो उच्चतम न्यायालय होता है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और एक आपका क्या होता है, एक उच्चतम न्यायालय होता है और एक आपका क्या होता है, ठीक है, एक आपका हाई कोर्ट होता है। अगर हम उच्चतम न्यायालय में रिट दायर करेंगे तो आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करेंगे तो आर्टिकल नंबर 32 का, और हाई कोर्ट में अगर रिट दायर करेंगे तो 226। लेकिन क्या अगर हमारे डीपीएसपी राज्य की नीति निषेध तत्वों का हनन होता है तो क्या हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो भाई अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। शक्ति किसके पास ज्यादा है, हाई कोर्ट के पास ज्यादा शक्ति है। लेकिन अगर हमारे डीपीएसपी का हनन होता है तो हम किसी न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो गैर नियोजित होती है। ऐसी होती है आपकी गैर नियोजित प्रकृति के होते हैं आपके कौन से, डीपीएसपी। तो ठीक है, तो डीपीएसपी गैर नियोजित क्या हो सकती है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी कारणवश हनन होने पर वह न्यायालय या अदालत की शरण नहीं ले सकता, उसे गैर नियोजित पद्धति के नाम से जानते हैं। राइट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो डीपीएसपी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है। डीपीएसपी के बाद हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे, उसमें भी आपके लिए एक पर्सनल वीडियो लेके आऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद भाई हमारा टॉपिक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो जितने अच्छे से हम पढ़ सकते हैं उतने अच्छे से हम पढ़ेंगे। अभी तक हम 3 क्लासों में 6 यानी कि 66 क्वेश्चन लगा चुके थे। आज हमारा 7वां क्वेश्चन है, यानी कि 67वां क्वेश्चन आज हम बात करेंगे, ठीक है। आपको पूरा का पूरा प्रश्न कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेशन, और बहुत जल्द आपको कंप्लीट भी कर दूंगा, ठीक है। डेली एक क्लास होगी, कुछ दिनों बाद हिस्ट्री की भी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा भाग संबंधित है, भाग नंबर 4, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। कौन सा भाग संबंधित है, भाग नंबर 4। अगर भाग नंबर 4A की बात करें तो क्या है आपके, ठीक है, मूल कर्तव्य हैं आपके, मूल कर्तव्य है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 51A के अंतर्गत क्या आता है, आपके मूल कर्तव्य आते हैं, जो कि 51A के अंतर्गत आपके आते हैं, ठीक है। भाग नंबर 5 की बात करेंगे तो इसमें क्या आपके केंद्र सरकार है, और भाग नंबर अगर 6 की बात करेंगे तो इसमें क्या आपके राज्य सरकार है। सभी से प्रश्न देखेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा हमारे लिए जिसके हम प्रश्न ना देखें संविधान में, ठीक है। कई सारे प्रश्न आपके संविधान में पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि आर्टिकल नंबर अगर बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल कितना है, 36 से लेके 51। रिवीजन इसलिए जरूरी है बार बार, कहाँ से लिए हमने, तो हमने आयरलैंड से लिए थे। कहाँ से लिए थे हमने, आयरलैंड से लिए थे। आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिए, तो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आयरलैंड की कैपिटल क्या है, तो भाई याद रखिएगा कि कैपिटल करेंसी भी पेपर में आती है, डबलिन कैपिटल है आपके आयरलैंड की,
स्पेन की कैपिटल कहाँ है आपके? मैड्रिड है। ठीक है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। और ये आपके पेपर में कई सारे बार आते हैं कि भाई इस देश की कैपिटल कहाँ है, उस देश की कैपिटल कहाँ है। मैंने आपको आर्टिकल नंबर 1 पढ़ाया था, अनुच्छेद नंबर 1। तो अनुच्छेद नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है आर्टिकल नंबर 1 में। तो भारत राज्यों का संघ है, यानी कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ओवरऑल 36 हैं आपके। तो ये 36 क्या हैं? 36 जो 28 राज्य हैं, ये तो आपके कितने हैं? आपके भारत में है। तो भारत में भी जितने राज्य हैं उन सभी की राजधानी, उन सभी की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें, विधान परिषद अगर है तो ठीक है, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। और उनके मुख्यमंत्री कौन है, उनके राज्यपाल कौन है, ठीक है। उसके बाद उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उनके राष्ट्रीय पक्षी क्या हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के तो हमें पता ही होने चाहिए, मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का हमें पता होना चाहिए। यानी कि अपने साम्राज्य, अपने राज्य की पूरी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। ये आप लोग नोटबुक बना लीजिएगा, पेपर टाइम पे बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम है लेकिन पेपर टाइम में टाइम आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे भी देखिएगा 28 राज्यों में सबकी कैपिटल याद करिएगा, जितने भी आपके राजधानी है, जितने भी शहर हैं, जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कैपिटल याद करिएगा। पेपर में पूछी जाती है। अगर ये नहीं पूछाएगा तो पूछा सकता है भाई ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है, कई बार पेपर में पूछी भी गई है। ठीक है, तो डीपीएसबी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं आपके? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। 11 के आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है आपके 11। अगला प्रश्न है कि संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका प्राथमिक उद्देश्य है? अगर ऐसे भी लिखे आ जाए आपके लिए कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका प्राथमिक उद्देश्य है, तो हम कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों का प्राथमिक उद्देश्य है। नीति निर्देशक तत्वों का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है, प्रस्तावना देखिएगा, प्रस्तावना को मैंने आपको पढ़ाया था 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया और 3 शब्दों को जोड़ा गया, जैसे समाजवादी, समाजवादी हो गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो गया। कल बहुत अच्छे से समझाया था धर्मनिरपेक्ष का मतलब। और अगर बात करें धर्मनिरपेक्ष हो गया, उसके बाद अगर बात करें तो आपके अखंडता। ठीक है, 3 चीजों की चर्चा की गई थी। तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसका आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। मौलिक अधिकार को तो आपको पता है भाग नंबर 3 में आते हैं, भाग नंबर 3 में आते हैं, कल ही हमने पढ़ा था। अनुच्छेद आपके 12 से लेके 35, ठीक है, 36 से नीति निर्देशक जो आते हैं, कहाँ से लिए हमने? तो हमने यूएसए के संविधान से लिए थे। कहाँ लिए थे? यूएसए के संविधान से लिए थे। 7वीं अनुसूची का विवरण जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 246 में है। पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, एक स्पेशल टॉपिक में भी पढ़ेंगे हम अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, इतनी डिटेल चर्चा बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? बात समझ में आ गई? कहाँ से प्रश्न बना भाई? ठीक है, प्रश्न पूछा गया है पेपर में, कहाँ से बना है अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप बता सकते हैं इसमें कौन सा आंसर ठीक होगा। ठीक है, सामाजिक निर्देशन, गांधीवादी, उदार बौद्धिक निर्देशन, ये सब आप बता सकते हैं कि कहाँ से बनेगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये प्रश्न कहाँ से बना? पहले ही पॉइंट से बना था। ठीक है, कि समाजवादी होगा, उदारवादी होगा, गांधीवादी होगा, उदार बौद्धिक दर्शन होंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि इस टाइप से भी प्रश्न बनते हैं पेपर में कि कितने प्रकार से हैं। अब देखिएगा कितने प्रकार से हैं, आप इसमें लगा देंगे कि बौद्धिक निर्देशक नहीं है हमारे पास में, समाजवादी है, गांधीवादी है, उदार है, बिल्कुल है। ठीक है, तो नीति निष्ठ तत्वों में ये शामिल आपके नहीं है और ऐसे भी प्रश्न आपके बनते हैं पेपर में।
ठीक है, भारत के संविधान में राज्य के नीति ने सिद्धांतों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो भाई कितनी बार पढ़ोगे? आपने तो आयरलैंड के संविधान से लिया था, लेकिन आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिया था? तो आयरलैंड ने स्पेनिश संविधान से लिया था, यानी कि स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिया था। क्या लिया था? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को लिया था। अगर आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे होंगे पहली क्लास से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरी अगर बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो राज्यसभा एक पार्ट ऑफ संसद। अगर संसद की बात करें, देखिएगा संसद का पार्ट है राज्यसभा। तो संसद की बात करें, संसद में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है राज्यसभा और एक हमारा होता है लोकसभा। अगर बात करें कि किस आर्टिकल में आपके संसद आती है, तो आर्टिकल नंबर 79 में संसद आती है, 80 में आपके राज्यसभा आती है और 81 में आपकी लोकसभा आती है। अगर और भी आपको याद करने में कठिनाई लग रही है तो सरला को याद कर लीजिएगा, शासी संसद, राष्ट्रीय लोकसभा, यानी कि 79, 80 और 81। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। संसद को भी हम डिटेल पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे भी इसके डिटेल पार्ट में। ऑस्ट्रेलियाई से बात करेंगे तो समवर्ती सूची ली है। कौन सी सूची ली है? आपकी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। ठीक है, स्पेनिश से हमने कुछ लिया नहीं है, नॉर्वे के संविधान से हमने कुछ लिया नहीं है। समवर्ती सूची। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा राज्य करता है आपके? ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही जानकारी नहीं देता है? तो सही नहीं है, बताइएगा, सही जानकारी नहीं देता है। अभी हमने पढ़ा यह कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए निर्धारित है, बिल्कुल है। अभी तो पढ़ा था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, कानून बनाने में डीपीएसपी सिद्धांतों को लागू करना, राज्य भर के क्षेत्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत भारत के किस राज्य में लागू है? गोवा राज्य में, है ना। समान नागरिक संहिता आपके लागू है। यह काम पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल नंबर समान वेतन सुनिश्चित करेगा, आर्टिकल नंबर 39 समान वेतन सुनिश्चित करेगा, कानून नहीं बनाएगा। कानून बनाने के लिए मौलिक अधिकार होता है। कानून बनाने के लिए कौन होता है? आपके मूल अधिकार होता है। मूल अधिकार किस अधिनियम यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करेगा? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा? अनुच्छेद नंबर 13 के अंतर्गत करेगा। पढ़ाया भी था क्वेश्चन, अनुच्छेद नंबर 13 के अंतर्गत निर्माण करेगा किसका? विधि का। किसका निर्माण करेगा? विधि का निर्माण करेगा, या कह सकते हैं कानून। भारतीय संविधान में विधि को ही क्या कहा गया? कानून कहा गया। और राष्ट्रीय विधि दिवस कब बनाते? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ था, इसीलिए इसे राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी बनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। चलिए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करें और अच्छे कलर में लेके आए इसको। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, मूल अधिकार हो गया आपका, राइट। चलिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो गया, क्योंकि बी वाला लागू नहीं होता। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल करने का उद्देश्य आखिर है क्या? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र? बिल्कुल नहीं है।
गांधीवादी लोकतंत्र नहीं, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सोशल व इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए होगा आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वो सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं। भारत के संविधान के लिए कौन से ग्राम पंचायतों के गठन का विवरण करता है? तो भाई भारत के संविधान के लिए किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का विवरण दिया गया है? तो देखिए ग्राम पंचायतें आपके डीपीएसपी में आती हैं। डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर अगर बात करेंगे 36 से 51 और 36 से 51 के बाद में अनुच्छेद नंबर 40 जो आपके आता है वो आपके ग्राम पंचायतों का गठन कराता है, पंचायतों का नहीं, ग्राम पंचायतों का गठन करा रहा है। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन करा रहा है वो आर्टिकल नंबर 40 करा रहा है आपसे। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। अगर बात करें ग्राम पंचायतों में, अगर मान लीजिएगा प्रधान बनना है हमें, ये ग्राम पंचायतों का इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है आपके? 21 वर्ष होती है। अब वोट डालने की आयु कितनी होती है? तो वोट डालने की आयु कितनी होती है आपके? 18 वर्ष। यानी कि मतदान करने की आयु जो होती है वो आपके 18 वर्ष होती है, और इलेक्शन लड़ने की जो आयु होती है वो कितनी होती है आपके? ठीक है, वो आपके जो होती है वो आपके 21 वर्ष होती है, यानी इलेक्शन 21 वर्ष में, मतदान 18 वर्ष में। भारतीय संविधान 61वां संविधान संशोधन 1988 की अगर बात करेंगे, 61वां संविधान संशोधन 1988 की अगर बात करें तो देखिएगा जो 1988 की अगर हम बात करें तो इसमें मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु। तो आर्टिकल नंबर क्या है आपके? 40। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? कौन से राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? जीवन की सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, आर्टिकल नंबर 19। ग्राम पंचायतों का गठन अभी हमने पढ़ा, आर्टिकल नंबर 40। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद आपके आर्टिकल नंबर 29 और 30 कल मैंने आपको पढ़ाया था। अल्पसंख्यक कल ही पढ़ाए थे। क्या है आपके? अनुच्छेद नंबर 17 ए वाला अनुच्छेद, ए वाला और ए वाला अनुच्छेद क्या है आपके? मौलिक अधिकार है, जो हमने कहां से लिए? जो हमने लिए यूएसए से। कहां से लिए? आपके यूएसए के संविधान से लिए थे। और हमने कहा भी था कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक इनकी चर्चा की गई थी। ठीक है, इनकी चर्चा की गई थी 12 से लेके 35 तक। तो 12 से लेके 35 तक इनकी चर्चा की गई थी। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा आपका, ठीक है, आंसर हमारा ए वाला होगा। ठीक, इसको बात मानिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि व पशुपालन का संगठन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? ये भी कृषि और पशुपालन भी आपके किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और इसके संबंधित है आपका कौन सा है? 48। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 48 संबंधित है। सहकारी समितियों के गठन के लिए संविधान में प्रावधानों का कौन सा प्रावधान प्रदान करता है? तो सहकारी समिति के गठन के लिए, अगर सहकारी समितियों की बात करेंगे, सहकारी समिति को 97 संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत रखा गया था। किसके अंतर्गत? 2011 के अंतर्गत। 43 बी, अगर 43 बी की हम बात करेंगे तो सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों को 19 ए और सी के अंतर्गत रखा गया था मूल अधिकारों में। ये आपके मूल अधिकारों में है। ठीक है, और ये आपकी डीपीएसपी भी है, राज्य की नीति तत्वों में है। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा भाग नंबर अगर बात करें तो भारतीय संविधान में अभी भाग जोड़ा गया था 9B। क्या जोड़ा गया था? 9B। 9B में क्या रखा गया था? सहकारी समितियां रखी गई थी। तो सहकारी समितियों के लिए इसमें एक हमने स्पेशल क्वेश्चन जोड़ा
किस संशोधन के तहत? तो आपके 2011 में किया गया। और किस संशोधन के तहत? 97 संविधान संशोधन के तहत। इसमें अधिकतम कितने निदेशक हो सकते हैं? 11 नहीं, आपके ऑप्शन हुआ 11, 21, 22, 21। 21 अधिकतम यानी कि मैक्सिमम निदेशक हो सकते हैं। 21 मैक्सिमम निदेशक हो सकते हैं। सहकारी समितियां जो हैं वो अपने लिए कार्य नहीं करती हैं, किसी दूसरे के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, तो देखिएगा ए भी ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये मौलिक अधिकार है। ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। ग्रेड प्रश्न बनाया गया, जिस भी पेपर में पूछा गया ये प्रश्न, वहां एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस प्रश्न को रखा गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सहकारी समितियों पर एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा श्रमिकों की भागीदारी के लिए प्रदान किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। पिछली साल भी पीसीएस के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। कौन सा होगा आपके? अनुच्छेद 43A। ठीक है, तो देखिएगा, श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे या श्रमिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाते हैं। राइट, ध्यान रखिएगा इस बात को। अनुच्छेद नंबर, आपके बहुत सारे अनुच्छेद हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत सरकार ने राज्य के नीति सिद्धांत में समुचित विधान करके उद्योगों के प्रबंधनों में कार्यक्रम भागीदारी के लिए एक प्रयास बढ़ाया है? तो किसके लिए बढ़ाया है? देखिएगा, ठीक है, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के लिए, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों के लिए। अभी हमने पढ़ा कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद नंबर 43A। अभी हमने इसके बाद पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 43B। देखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। 43B, ठीक है, 43B जो है वो आपके सहकारी समितियों से, इससे है सहकारी कमेटी से, कोऑपरेटिव कमेटी से है। और ए आपकी श्रमिक भागीदारी से। किस संशोधन के द्वारा? संशोधन के लिए जब टॉपिक पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कितने कितने हमने लिए हैं आपके। ठीक है, नीति तत्वों में कितने लिए हैं हमने यहाँ पर। पंचायती राज किस संवैधानिक सिद्धांतों के तहत स्थापित की गई थी? अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 40, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 40। तो मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं, राज्य के नीति तत्वों के, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लेख करता है? तो धन के केंद्रीयकरण के लिए किसका उल्लेख किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए, केंद्रीयकरण के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद नंबर 39। समान न्याय व मुक्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद नंबर 39A। समान नागरिक सिविल सहायता, अनुच्छेद नंबर 45। ठीक है, धन की एकता उत्पादन के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? यानी कि आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर गलत हो गया आपके। ठीक है, 44, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा? ए। ये किस पर आधारित है? आपके गांधीवादी पर, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस पे आधारित है, आपके गांधीवादी सिद्धांतों पर आपके आधारित है। कौन सा? समान नागरिक सहायता। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, कौन से कथन सही हैं? देखिएगा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इन तत्वों में एक राज्य में कानून बनाने पर लागू किया जाता है। अनुच्छेद 51 संविधान के अंतिम नीति निदेशक तत्वों को व्यक्त करता है। बिल्कुल, अनुच्छेद नंबर 51 जो है आपके किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा।
अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा समझौते से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान में एकमात्र ऐसा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा अनुच्छेद जो विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा अनुच्छेद जो विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत में सिर्फ एक ही मात्र अनुच्छेद है जो कि विदेश नीति से संबंधित है, और वो कहाँ आता है? आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। कहाँ आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, तो देखिएगा एकमात्र ऐसा आर्टिकल है, एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके डीपीएसपी से संबंधित है। राइट, ओके, ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी से संबंधित है। और आपके अंतिम रूप देता है तो बिल्कुल देता है अंतिम रूप। ठीक है, सही है, यानी कि ए वाला तो ठीक है, ए वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। इन तत्वों में राज्य में कानून बनाने के लिए हकदार हैं, बिल्कुल हैं, वे किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि इनकी प्रकृति क्या है? गैर नियोजित है। इनका अगर हनन होता है तो कहीं भी हम नहीं जा सकते हैं, नियोजित है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सबके सब क्या है? ठीक है, एकदम राइट आंसर है आपके। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? रिपीट हो गया क्या? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, ये देखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके। राज्य के नीति तत्वों के बारे में विचार कीजिए। भाई विचार करना है, डीपीएसपी के बारे में विचार करना है। तो अब तो आप लोग डीपीएसपी समझ ही चुके होंगे क्या होता है डीपीएसपी। वे व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, तो व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल कल्याणकारी रोज राज्य की स्थापना करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य है। न्यायालय किसी भी निदेशक सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक व अमान्य घोषित कर सकते हैं। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के सिद्धांत जोड़ा गया जिसके लिए राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को दूर करने की आवश्यकता थी। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक व राजनीतिक नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसको काट के क्या लिखोगे? आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि फोर्थ वाला तो गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला तो गलत हो गया। ठीक है, 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम में नीति से सिद्धांत जोड़ा गया जिसके लिए राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, 44वां संविधान संशोधन मैंने आपको कल मूल अधिकारों में पढ़ाया था, आप वहां से पढ़िएगा। लेकिन देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A और भाग 12 में रखा गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसके अधिकार को हटा दिया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद यहां पर रखा गया था। ठीक है, तो ये भी ठीक है। किसी अमान्य घोषित कर सकते हैं, तो बिल्कुल अमान्य घोषित 1 2 3 सही है, तो केवल 3 सही है, चारों के चारों सही नहीं है। तो देखिएगा यहां से गलत कर दिया। प्रश्न को देखिएगा कहां से गलत किया गया, यानी कि सामाजिक व राजनीतिक गलत है, सामाजिक व आर्थिक। और एक क्वेश्चन इससे बना था, एक क्वेश्चन देखिएगा इससे बना था, यानी कि छोटा प्रश्न बड़ा प्रश्न, बड़े प्रश्न से ही छोटा प्रश्न नहीं बनेगा, ऐसा भी है। बड़े प्रश्न से भी छोटा प्रश्न बनता है, छोटे प्रश्न से भी बड़ा प्रश्न बनता है। यहाँ पर सिंगल प्लेटफॉर्म पे पूछा गया, यहाँ पर उसने स्टेटमेंट लेवल पर पूछ लिया गया। ठीक है, तो छोटे से भी बड़ा बन सकता है, बड़े से भी छोटा बन सकता है। ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे पेपर के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसका प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराया नहीं है।
ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, जितना अच्छे से पढ़िएगा उतने अच्छे से मार्क करिएगा। इस प्रश्न का आंसर अगर आपने पूरी वीडियो पर आप बने हैं शुरुआत से अभी तक की, तो आप इस प्रश्न का आंसर जस्ट ए सेकंड बताने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15, 21, 11 या 7? ठीक है, आप इस प्रश्न को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने पूरी की पूरी स्टडी की है। अब देखिएगा, अगर मैं सहकारी समितियों की बात अगर करूं यहां से, ठीक है, कहां पर गया सहकारी समिति वाला प्लान आपके, ठीक है, अगर सहकारी समिति की बात करें तो देखिएगा, ये मैंने क्या लिखा था, कितने हो सकते हैं अधिकतम? अधिकतम क्या हो सकते हैं? 21 हो सकते हैं। इसीलिए बोला कि एक एक पॉइंट को वेरी वेरी डीप में पढ़ें आप लोग, है ना। जितना आप ज्यादा डीप में पढ़ेंगे उतना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, ये देखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके, आप याद रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहां से देखिएगा गलत किया है उसने, कहना भारतीय संविधान के 243 में कितने लोग आएंगे? 21 लोग आपके आएंगे। कितने लोग आएंगे आपके? 21 लोग आने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास हमारी ओवरऑल हमने टोटल जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को देखा है और मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से देखा है। ठीक है, अब हम नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, ओके बाय।